Assalamu alaikum. Hi viewers. I'm Rizwan Chaudhary. Today's topic is about NSAIDs. So last lecture we had discussed about the general introduction of and their mechanism of action, discuss about the inflammations. Now today in last lecture we had also discussed about the mechanism of action of NSAIDs. So today I will discuss about the overall mechanism of action of NSAIDs and the other responses. So let's start. अच्छा, जो हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं जो नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो क्या है कि एक्ट एज अ जो एंसिड्स होती हैं हमारे पास एक्ट एज अ एंटी इंफ्लेमेटरी इनका एक्शन होगा, ठीक है। सेकंड ये है कि एंटीपायरेटिक इफेक्ट होता है। थर्ड ये होता है इनका कि ये हमारे पास इनका एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका फर्स्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट में डिफरेंट एक्शंस आ जाते हैं कि कैसे ये इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करती है, ठीक है। अब एंटी इन्फ्लेमेशन के ये अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन होगी। अब सबसे पहले क्या होगा कि चूंकि हमने कहा था कि इन्फ्लेमेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ज़्यादा हो जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो फिर इन्फ्लेमेशन होगी, रिकवर नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, जब आप एनसेड यूज करेंगे तो जो बायोसिंथेसिस होगी किसकी, प्रोस्टाग्लैंडिन की, वो डिक्रीज हो जाएगी। अब चूंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन का हमारे पास प्रिकर्सर से जिसमें हमारे पास क्या होता है कि कॉक्स के थ्रू जो साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे होता है, ठीक है, हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं, इनका प्रिकर्सर दैट आर अर्चिडोनिक एसिड था, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉक्स एंजाइम में साइक्लोऑक्सीजनेस जो है वो एक्ट कर रहा था इन पे, तो क्या बन रही थी, प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन हो रही थी। जब कॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, इनहिबिट करवा रहे हैं, तो हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो बन रहे थे वो नहीं बनेंगे, ठीक है, सेंसिटिव डिक्रीज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, फिर इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगी तो इन्फ्लेमेशन कम हो। सेकंड क्या है कि इनहिबिशन ऑफ कीमोटॉक्सिस। अब कीमोटॉक्सिस क्या करते हैं हमारे पास कि ये इनिशिएट करते हैं जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, इन्फ्लेमेशन के जो रिस्पॉन्स है उसको क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। अब जब हम कीमोटॉक्सिस की इनहिबिशन कर रहे हैं तो क्या होगा, जो प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाएंगे। प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर में हमारे पास आता है हिस्टामीन, ठीक है, ब्रैडिकाइनिन है, उसके बाद सब्सटेंस पी। ये हमारे पास क्या है कि प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर जो इन्फ्लेमेशन को इनिशिएट करवा रहे हैं, सही है। अब ये क्या करते हैं, वेजोडाइलेशन काज करते हैं। हिस्टामीन है तो मास सेल से रिलीज होगा, वेजोडाइलेशन काज करेगा, ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी हमारे पास। थर्ड पे ये है कि जो डाउन रेगुलेशन होती है इंटरलोकिन 1 की प्रोडक्शन को, ठीक है, उसको डाउन रेगुलेशन। अब इंटरलोकिन जो है 1 ये इंपॉर्टेंट मेडिएटर्स होता है हमारे पास, इन्फ्लेमेशन काज करवाता है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करवाएगा। अब डाउन रेगुलेशन 2 टाइप ऑफ रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है। रिसेप्टर की हम अगर बात करें तो 2 टाइप की रेगुलेशन है, अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन। अब अप रेगुलेशन में जिस तरह हमने कहा कि एक स्पेसिफिक ड्रग के लिए वो अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी, ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा और रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन परफॉर्म करेगी, ये है अप रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन हम इसके अगेंस्ट जाएंगे कि जो ड्रग होगी इसको जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है उसके साथ बाइंड नहीं करने देंगे। जब वो बाइंड नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे पास वो कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, उसका रिक्वायर्ड इफेक्ट नहीं होगा, उसको इनहिबिट कर दिया जाएगा। तो ये होगा कि डाउन रेगुलेशन ऑफ इंटरल्यूकिन 1 प्रोडक्शन, ठीक है, इंटरल्यूकिन की प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, डिप्रेस हो जाएगी। फोर्थ क्या है हमारे पास कि जो फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन होती है उसको क्या करते हैं, जो एनसिड्स होती हैं उसको डिक्रीज करते हैं। अब फ्री रेडिकल की वजह से हमारे पास क्या हो रही होती है कि ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है। अब जब फ्री रेडिकल की प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगी तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी डिक्रीज हो जाएगी। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हमारे पास क्या था, कॉक्स 2 की फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जब कम होगी तो कॉक्स 2 की क्या हो जाएगा, वो भी इनहिबिट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पे इसका एक्शन क्या होगा कि जो सेंसिटिविटी होती है, ठीक है, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स की ब्रैडिकाइनिन और हिस्टामिन वो क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन का जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो रही थी उससे हमें क्या हो जाएगी, रिलीफ मिल जाएगी, वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो जाएगी,
ठीक है। नेक्स्ट हम इसका जो एक्शन है वो देख लेते हैं कि एंटीपायरेटिक एक्शन, ठीक है। एंटीपायरेटिक, अब पायरोजीन नाम से जाहिर है कि जो हमारे पास कुछ ऐसे डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट रूट के थ्रू इंटर हो गए बॉडी में, क्या करते हैं वो जो हाइपोथैलेमस थर्मोस्टेट जो होता है उसके जो एक सेटअप होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं अल्टर कर देते हैं। वो जो टेम्परेचर होगा उसको क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे। अब इससे बचने के लिए हम जब हम एनसेड लेते हैं तो वो क्या करते हैं जो रीसेट कर देते हैं वो जो अल्टरेशन आई थी टेम्परेचर में, ठीक है। हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है उसको मैकेनिज्म को रीसेट कर देंगे और टेम्परेचर जो होगा उसको नॉर्मलाइज कर देंगे। तो इस वे में क्या करेंगे एज अ एंटीपायरेटिक इफेक्ट होगा इनका। नेक्स्ट थर्ड क्या है कि एनाल्जेसिक एक्शन, ठीक है, कि पेन से हमें क्या देंगे रिलीफ देंगे। वो कैसे कि डिक्रीज करेंगे जो माइल्ड और इन्फ्लेमेटरी पेन होगा, कॉक्स 2 को इनहिबिट करके पेन को क्या कर देंगे डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। किस तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिस को डिक्रीज कर रहे हैं, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन की सेंसिस डिक्रीज होगी तो हमारे पास जो सेंसिटिविटी ऑफ नासिसेप्टर पेन है वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब जब वो नासिसेप्टर की जो सेंसिटिविटी थी वो डिक्रीज हो रही है तो हमारे पास जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर कौन कौन से हैं, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन और सब्सटेंस फ्री, वो क्या हो जाएंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या होगा जो पेन की सेंसेशन है, ठीक है, डिफरेंट पेन जिसकी वजह से हो रहे हैं। अब पेन कौन से हो सकते हैं, मस्कोस्केलेटन है, ठीक है, टूथ एशिज हो सकता है, ठीक है, डिमेरोरिया, तो डिफरेंट टाइप के पेन्स हो सकते हैं। इसकी वजह से ये क्या होगा कि हमारे पास जो एनाल्जेसिया काज का है, अब इसका क्या होगा एनाल्जेसिक एक्शन, ठीक है, पेन की सेंसेशन इंक्रीज। अब ऐसा एनाल्जेसिक में क्या होगा कि पेन की सेंसेशन को ये डिक्रीज करेगा। अब हमारे पास जितनी भी एनसेड्स होती हैं, ठीक है, नॉन स्टीराइड एंटी इंफ्लेमेटरी, वो क्या करती हैं प्लेटलेट की जो एग्रीगेशन होती है उसको डिक्रीज करती हैं, ठीक है। मेन जो क्लॉट बन रहा होता है उसको रिड्यूस करती हैं और हमारे पास क्या होता है ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब जितनी भी एनसेड है हमने कहा कि क्या करती हैं वो प्रोस्टाग्लैंडिन की एग्रीगेशन को डिक्रीज करती हैं, एक्सेप्ट कौन सी हमारे पास जो सेलेक्टिव कॉक्स 2 है और नॉन एसिटाइलेटेड जो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड है, जिस तरह सोडियम सैलिसाइड है, ये हमारे पास क्या करेंगी कि ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को डिक्रीज नहीं करेंगी। बाकी जितनी भी ड्रग्स होंगी वो क्या करेंगी उसकी जो एग्रीगेशन हो रही है उसको डिक्रीज करेंगी। इस तरह हमारे पास ब्लीडिंग के जो वो होंगे चांसेस होंगे वो ज़्यादा होंगे। अगर इनके हम एडवर्स इफेक्ट की या साइड इफेक्ट की बात करें तो वैसे तो बेशुमार इनके साइड इफेक्ट हैं, जिस तरह कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को क्या करती हैं ये एक्टिवेट कर रही हैं, ठीक है। अब इसमें साइड इफेक्ट में यही होगा कि हमारे पास जीआईटी ओरियन होगा, ठीक है, जीआईटी ब्लीडिंग होगी, अल्सर होगा, ठीक है, उसके बाद जो रिनल एक्शन है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास डिफरेंट एबनॉर्मेलिटी आ सकती हैं, ठीक है, इसको देखने में मेरे से लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एस्प्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे होता है, ये होता है। अब एस्प्रिन चूंकि हमारे पास क्या आती है कि प्रोटोटाइप ड्रग्स होती है, ठीक है, और इसके थ्रू अपने उसके भी फिर डिफरेंट एक्शंस होते हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज में यूज़ होती है, ठीक है, एज एनाल्जेसिक इफेक्ट होगा अगर आप उसकी डोज इंक्रीज करेंगे। प्लस क्या होगा कि रेस्पिरेटरी सेंटर को इंक्रीज कर देगी, कैसे कि हमारे पास क्या होगी कि जो स्केलेटल मसल्स के थ्रू उसकी जो ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज होगी। जब ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। जाहिर बात है जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो हमारे पास क्या होगा वो रेस्पिरेशन जो है उसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को पैरालाइज करेगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो इसके ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और दूसरे रिस्पॉन्सेज है, ठीक है। ये सेकंड लेक्चर है नॉन स्टीराइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। तो क्लासिफिकेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बता दी थी, ठीक है, कि नॉन सेलेक्टिव होती हैं, प्रेफरेंशियली सेलेक्टिव कॉक्स 2, और देन थर्ड पे आ जाती हैं, फिर सेलेक्टिव आ जाती हैं, ठीक है। अब बाकी जो ड्रग हमारे पास रह गई हैं इसमें, ठीक है, प्रेफरेंशियली सेलेक्टिव है या सेलेक्टिव है, उसको हम एस्प्रिन को तो डिस्कस कर लिया, बाकी जो ड्रग्स रहती हैं उसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक। इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क in the comment box. Thank you very much.